नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस बड़ी खबर पे हम लोग चर्चा करेंगे राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड आफ्टर कन्विक्शन। राहुल गांधी को डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है। जो इनके ऊपर आरोप लगे थे, उस आरोप के बाद जो न्यायपालिका ने निर्णय सुनाया, उसके आधार पर एक एक चीज बेसिक बताऊंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इस पूरे घटनाक्रम में क्या प्रमुख फैक्ट्स हैं जो हमें जानने बहुत आवश्यक है। पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चर्चा में क्यों है। राहुल गांधी को अभी आप देख पा रहे होगे, आज है मार्च 24 और दोपहर की न्यूज है, डिस्क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। अब यहां पर एक बाकायदा नोटिफिकेशन यहां पर देखिए निकाला गया है। वो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूं। ये नोटिफिकेशन किसके द्वारा निकाला गया है, अब ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लोकसभा सेक्रेटरीट यानी कि लोकसभा के सचिवालय के माध्यम से इस नोटिफिकेशन को निकाला है और इसमें साफ साफ देखिए लिखा हुआ है कि कन्विक्शन बाय द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सूरत। यहां पर श्री राहुल गांधी मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द वायनाड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरला स्टैंड डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन 23 मार्च 2023। तो इस पूरे घटना से एक चीज आपको पता चल गई कि भाई लोकसभा सचिवालय एक नोटिफिकेशन के द्वारा किसी सदस्य की लोकसभा के अंदर सदस्यता को समाप्त करता है। अब एकदम बेसिक से बताता हूं यह पूरा घटनाक्रम है क्या। देखिए 2019 में ना यहां पर जिस तरीके से चुनाव रैलियां होती हैं, आपको पता है जो भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपनी रैलियां पूरे भारत भर में आयोजित कराती हैं और वहां पर कई सारे अपने भाषणों के द्वारा जनता को मोहित करा जाता है। तो वहां पर इसी तरीके की राहुल गांधी के द्वारा भी एक रैली आयोजित करी गई थी और यहां पर एक टिप्पणी दे दी गई थी उनके द्वारा मोदी उपनाम को लेकर, यानी कि सरनेम जिसका मोदी होता है उसको लेकर यहां पर इनके द्वारा एक टिप्पणी दी गई थी। तो अब यहां पर जाहिर सी बात है जितने भी सरनेम में मोदी लगता है उन सब के बारे में ये टिप्पणी दी गई थी। तो ये एक तरीके से कौन सा केस बन जाता है, ये एक मानहानि का केस बन जाता है जिसको इंग्लिश में डिफेमेशन कहते हैं। ठीक है, कई बार न्यूज में आप इस चीज को सुनेंगे, खासकर इस न्यूज में तो डिफेमेशन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली 2019 में ही एक व्यक्ति जिनका सरनेम मोदी था, उन्होंने राहुल गांधी के अगेंस्ट में डिफेमेशन का जो केस है वो यहां पर करा था और उसी का सूरत कोर्ट ने 2023 में रिजल्ट दिया था 23 मार्च को कि इनको 2 वर्ष की कैद यहां पर सुनाई गई थी। अब देखिए ध्यान से, यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं डिफेमेशन के ऊपर। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं डीईएफ लिख रहा हूं। यहां पर ये क्या प्रावधान है हमारे कानून में, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा मेरे साथ आप अपनी कॉपी में भी इसके पॉज करके नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। ठीक है, देखिए आईपीसी में 2 धाराएं आती हैं, एक तो है धारा 499 और दूसरी धारा है 500। मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं हैं और ये दोनों धाराएं किसको परिभाषित करती हैं, डिफेमेशन को। यहां पर बताया गया है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा। तो जब 499 की बात करते हैं तो यह बताता है कि डिफेमेशन कैसे हो सकता है। अब आप कहोगे बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बता तो रहे नहीं है इसके बारे में। चलिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है, तो एक्स की मानहानि मैं कैसे कर सकता हूं। मैं एक्स की मानहानि ऐसे कर सकता हूं कि एक्स का अपने समाज में एक रेपुटेशन होगा, इसकी एक समाज में वैल्यू होगी, तो मैं इसके अगेंस्ट में कुछ फेक न्यूज पब्लिश कर दूं, इसके बारे में कुछ टिप्पणियां करने लग जाऊं, जिससे कि इसकी रेपुटेशन, इसकी जो रिस्पेक्ट है समाज के अंदर, उसको मैं हानि पहुंचाऊं। तो इस पूरे सिनारियो को बोलते हैं मानहानि या डिफेमेशन। जब भी हम लोग डिफेमेशन की बात करते हैं तो इसमें यह भी चीज जानिएगा, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं सिविल रॉन्ग और दूसरा डिफेमेशन होता है जिसको बोलते हैं क्रिमिनल ऑफेंस। देखिए सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस जैसे होते हैं ना, उसी से तुलना करते हुए इसको समझिए। जब भी सिविल रॉन्ग होता है, अब मान लीजिए मैंने एक्स की बुराई करी, भरे समाज में इसको बुरा भला कहा, इसकी जो इज्जत है उसको मिटाने का प्रयास किया, तो एक्स ने मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस करा। अब यहां पर जो सिविल रॉन्ग केस के अंदर अगर एक्स ने मेरे ऊपर केस करा है ना, तो यहां पर मेरे को केवल जुर्माना पे करना होगा। यानी कि एक्स मेरे से बोल सकता है आप मेरे को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना दे दो। दूसरा यहां पर होता है क्रिमिनल ऑफेंस। इसमें यहां पर जुर्माने के साथ साथ यहां पर जेल भी होती है और जो जेल होती है उसका मैक्सिमम टर्म होता है 2 वर्ष का। तो अब यहां से आपको एक चीज और समझ में आएगी कि आईपीसी के 499 सेक्शन के अंडर में राहुल गांधी के ऊपर जो डिफेमेशन का केस लगा है वो क्रिमिनल ऑफेंस का केस लगा है, तभी इनको 2 वर्ष की जेल हुई है। अब जब हम लोग 500 की बात करते हैं, सेक्शन 500 क्या कहता है, मैंने आपको 499 के केस में जुर्माना और
2 वर्ष की कैद, ये सब बताई ना, यानी कि मैंने आपको एक तरीके से परिणाम बताया है। तो ये हमारा सेक्शन 500 में बताया गया है। तो 499 में बताया गया है कि डिफेमेशन कितने टाइप का हो सकता है या फिर डिफेमेशन किस प्रकार का हो सकता है। अभी मैं कोई फेक न्यूज फैलाता हूं एक्स के बारे में, है ना, इसकी जो इमेज है उसको खराब करने की प्रयास करता हूं, तो मैं कुछ कहीं पर लिखूंगा मेरे लेखों के द्वारा, मेरे भाषणों के द्वारा, या फिर मेरे साइन, यहां पर इसका मतलब हो गया कि मैं कुछ ऐसे इशारे करता हूं जिसके कि एक्स की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो खराब हो सकता। तो ये जो प्रारूप होते हैं वो 499 में है, और 500 में बताया गया कि भाई अगर सिविल रॉन्ग होगा तो क्या करना है, क्रिमिनल ऑफेंस होगा तो क्या करना है। मेरे हिसाब से दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार पूरी चीज को मैं समराइज कर देता हूं कि भाई 2019 में जो राहुल गांधी ने मोदी सरनेम के ऊपर स्टेटमेंट दिया था, तो वहीं पर एक व्यक्ति जिनका सरनेम मोदी था, उन्होंने 2019 में यहां पर इनके ऊपर मानहानि का केस करा था, और उसी मानहानि का केस इन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत करा था सेक्शन 499 और सेक्शन 500 की मदद से। और यहीं पर उसने जो सजा सुनाई सूरत कोर्ट ने, वो 2 वर्ष की इनको कैद बताई। अब यहां पर जो सूरत की कोर्ट है, मैंने आपको बताया कि धारा 499 और 500 के अंडर में 2 वर्ष का जो सजा है वो इनको सुनाई गई। अच्छा, कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि ये कल की मैं खबर आपको बताऊं तो यहां पर इनके ऊपर 15,000 का जुर्माना भी था, और यहां पर 30 दिन का इनको रिलैक्सेशन दिया गया था। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए, इनको जो यहां पर सजा सुनाई गई थी ना, इनको सजा सुनाई जाने के बाद सूरत कोर्ट ने इनको बोला था कि आपको 30 दिन तक हायर कोर्ट में, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का हम लोग टाइम देते हैं, तो तब तक आपको जेल में नहीं डाला जाएगा। तो 30 दिन का रिलैक्सेशन यहां पर कोर्ट के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं थोड़ी सी अयोग्यता के बारे में। तो अब यहां पर मैं कुछ चीजें बेसिक आपको बताऊंगा, ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखो, अयोग्यता की जब बात करते हैं तो हमारे संविधान में इसके लिए क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहला, यहां पर आप देखोगे 10th शेड्यूल की बात करते हैं, जहां पर हम लोग दल बदल अधिनियम की बात करते हैं। तो यहां पर हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो उनके पास ये राइट होता है कि दल बदल अधिनियम के अंतर्गत जो सदस्य हैं उनको क्या कर दिया जाए, यहां पर अयोग्य घोषित कर दिया जाए। दूसरा, यहां पर आर्टिकल 102 होता है। अब ये किसके लिए होता है, ये संसद के सदस्यों के लिए होता है। यहां पर लाभ का पद जो सदस्य धारण करता है उसके अयोग्यता के प्रावधान दे रखे हैं। यही सेम प्रावधान जो संसद के लिए है वो राज्य के विधानमंडल के लिए भी है, और वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, वो 191 आर्टिकल में आते हैं। इसके अलावा यहां पर आप बात करोगे, चौथा अगर पॉइंट की बात बताऊं तो ये 4th पॉइंट हो जाएगा, जहां पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको आरपीए एक्ट बोलते हैं। तो आरपीए एक्ट के अंडर में भी यहां पर सदस्यों को अयोग्य घोषित करा जा सकता है, बट यहां पर शर्त होता है कि आपराधिक मामलों में सजा मिली हो। अब यहां से देखो, फिर से मैं समराइज करता हूं, मैं चाहता हूं सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में एक स्टोरी की तरह बैठ जाएं। अभी डिस्क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो टोटल मैंने आपको बताया 4 टाइप के डिस्क्वालिफिकेशन हो सकते हैं। एक 10th शेड्यूल के अंतर्गत, एक आपके लाभ के पद के अंतर्गत, जहां पर संसद के लिए 102 आर्टिकल और राज्य विधानमंडल के लिए 191 आर्टिकल। इसी के साथ साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंडर में क्रिमिनल केसेस पे यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक तो सेक्शन 83। इस सेक्शन में साफ साफ कहा गया है किसी भी व्यक्ति को मिनिमम 2 वर्ष की या इससे अधिक की अगर सजा हुई है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब मैं इसको राहुल गांधी के केस से जोड़ के बताता हूं। पहली चीज, राहुल गांधी के ऊपर केस क्या लगा था, डिफेमेशन का। डिफेमेशन में कौन सा डिफेमेशन, क्रिमिनल का। क्रिमिनल के अंतर्गत यहां पर इनको सजा कितनी हुई, 2 वर्ष की। अब ध्यान से देखो, आरपीए एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेक्शन 8(3) क्या है, 2 वर्ष या इससे अधिक की सजा में क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन होगा। अब इन दोनों को मिला के पढ़ लो, तुम्हारे सामने पूरा फॉर्मूला क्लियर कर दिया है मैंने। अच्छा, एक इसमें सेक्शन 8(4) भी है, ये भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है। अब ये थोड़ी सी क्या करता है ना, प्रोटेक्शन दे देता है, यानी कि एक तरीके से बोला जाए एक कवच का काम करता है इन सदस्यों के लिए। कैसे, देखो भाई, जिसको भी सजा होती है ना 2 वर्ष या उससे अधिक की, तो जाहिर सी बात है उसको अयोग्य घोषित करा जाएगा। ठीक है, अब जिस भी सदस्य को अयोग्य घोषित करा जा रहा है तो उसको एक कवच दिया गया है, उसको एक प्रोटेक्शन ये मिला है कि भैया तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम है। 3 महीने का, सोच के देखिए, 90 दिन का टाइम है। आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील जाके वहां पे कर सकते हैं, और वहां पे अगर आपकी जो अपील है उसकी सुनवाई होती है और आप अयोग्यता के आरोप से बरी कर दिए जाते हैं तो आप वापस से मेंबरशिप आपकी बची रहेगी। ठीक है, तो हमेशा इस टाइम पीरियड को लेकर विवाद होता था कि भाई ये तो बहुत गलत चीज है। भाई मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मुझे 2 वर्ष की सजा होती है, तो आरपीए एक्ट 8(3) के अंडर में मुझे यहां पर अयोग्य घोषित होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, मैं चला जाता हूं इस रिजल्ट के अगेंस्ट में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब आपको पता है कि वहां पर इसमें क्या होगा, केसेस पेंडिंग पड़े रहेंगे। तो पहले ही हमको 3 महीने का टाइम पीरियड मिल गया, और जब यहां पर
केसेस के टाइम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये 3 महीने का जो टाइम है उसके बाद यहां पर केस चल रहा है, केस में और ज्यादा टाइम पीरियड निकल रहा है। अब मान लीजिए मेरा जो टेन्योर था वो 5 वर्ष का था, ठीक है, अब मैंने पूरे 5 वर्ष तक इस केस को खींचा और पूरा यहां पर एंजॉय करा अपने पद को, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। ऐसे तो भाई क्रिमिनलाइजेशन ऑफ जो पॉलिटिक्स होता है, यानी कि राजनीति में जो अपराधीकरण होता है, तो उसको हम रोक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 8(4) जो है ये इतना बड़ा प्रोटेक्शन दे देता है। तो इसी प्रोटेक्शन को खत्म करने के लिए यहां पर एक केस आता है जिसको लिली थॉमस केस के नाम से जानते हैं, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर धारा 8(4) को अमान्य घोषित कर दिया था, और अमान्य के साथ वर्ड क्या यूज हुआ था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि असंवैधानिक धारा है, इसको खत्म करिए, ये राजनीति में अपराधीकरण को बचाने का प्रयास करती है। तो इसको भी अब राहुल गांधी के केस से अगर लिंक करके मैं आपको बताऊं, सूरत कोर्ट ने डिसीजन दिया, अब उसको यहां पर सूरत कोर्ट ने बोला कि हम 30 दिन का समय देते हैं इनको ऊपर कोर्ट में अपील करने के लिए। तो कायदे से देखा जाए तो यहां पर एक ये भी चीज दिख रही है कि इनकी दोष सिद्धि को कोर्ट ने 30 दिन के लिए सस्पेंड किया है, तभी तो इनको जेल नहीं भेज रही है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां से सामने आती है, मैं उस पर भी आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, उसको बोलते हैं लोक प्रहरी केस। इसमें यह केस 2018 में आया था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जैसे ही जो कन्विक्शन है, यानी कि दोष सिद्धि है, उसको आप सस्पेंड करते हो, तो इसके सस्पेंड होने से ही जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है ना, यानी कि जो अयोग्यता होती है, वो भी सस्पेंड हो जाती है। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी को जो 30 दिन का यहां पर टाइम दिया गया था, तो इनको दोष सिद्ध से सस्पेंड करा गया, तो 30 दिन तक इनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी सस्पेंड हो गई थी, यानी कि 30 दिन तक इनको अयोग्य घोषित नहीं करा जा सकता था। तो लोक प्रहरी केस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक एक्स्ट्रा चीज और है यहां पर कि मान लीजिए कोई मेंबर है, ठीक है, तो वो तो अपर कोर्ट जाता ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या उसके पास अपर कोर्ट जाने के अलावा? तो यहां पर आर्टिकल 103 है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो मेंबर है जिसके ऊपर यह आरोप लगा है और जिसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, वो प्रेसिडेंट के पास भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि अयोग्यता के केस में जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो चुनाव आयोग के परामर्श से यहां पर निर्णय लेते हैं, तो यहां पर वो भी निर्णय दे सकते हैं। तो आर्टिकल 103 भी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बन जाता है। तो अगर एक बार आपको पूरी न्यूज का समराइजेशन दे दूं, अभी यहां पर लेटेस्ट न्यूज ये थी कि राहुल गांधी को यहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है फाइनली। किसके द्वारा? लोकसभा सचिवालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाल के। इनके ऊपर आरोप था 2019 में मानहानि का, और मानहानि में भी किस चीज का? इसमें भी क्रिमिनल केस था। क्रिमिनल केस के अंदर सूरत कोर्ट ने इनको 2 वर्ष की कैद दी थी। अब 2 वर्ष की जेल के बाद आरपीए एक्ट इनके ऊपर लागू हो गया 1951 वाला, इसकी धारा 8(3) इनके ऊपर लागू हो जाती है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 वर्ष या उससे अधिक की कैद अगर होगी तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इसी के कारण यहां पर यह पूरा केस जो था वो चलता चला आया। अब इसमें से 8(4) जो आरपीए एक्ट का था, उसमें मैंने बताया लिली थॉमस केस के बारे में कि 8(4) को यहां पर पूरी तरीके से असंवैधानिक घोषित कर दिया था। फिर हम लोगों ने यहां पर यह भी चीज देखी कि यहां पर सूरत कोर्ट ने इनको 30 दिन का पहले एक रिलैक्सेशन दिया था। तो इसका सीधा सा मतलब यह था कि यदि कन्विक्शन को सस्पेंड कर रहे हैं तो यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन भी सस्पेंड होगा। तो यह कहां से आता है? यह आता है लोक प्रहरी केस से, जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था। तो ये था आज का पूरा समराइजेशन, एक तरीके का सार मैंने आपको बताया। कोशिश करिए आपको हर चीज को लिंक करके बताने की, एक सीक्वेंस में बताने की, जिससे कि पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो मैं आज 2 प्रश्न आपसे पूछता हूं। एक प्रश्न मैंने आईआर से उठाया है और दूसरा मैंने पॉलिटी से ही उठाया है। पहला प्रश्न है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जीएमसीपी, ये क्या है बताइए कमेंट करके। और दूसरा, अभी हाल ही में हम लोगों ने असंसदीय शब्दों के ऊपर भी चर्चा करी थी, ये हमारे संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत है और ये होते क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी बिग न्यूज के अगले सेशन में एक नए बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।